दोस्तों नमस्कार। राजनीति के जादूगर और जादूगर की जादूगरी। जादूगर ने यह महसूस किया ही नहीं कि दरअसल जनता जान चुकी है कि वो जादू करते हैं। जादूगर तो मान चुका था कि दरअसल वो जो भी करता है तालियां इसलिए बज रही हैं क्योंकि जनता उसे सच मान रही है। लेकिन सच का पर्दा हटा और इस देश की संसदीय प्रणाली के भीतर बीते 12 वर्षों में पहली बार हार मिल गई तो जादूगर यह समझ ही नहीं पाया कि दरअसल उसके जादू का भ्रम या जादू का ऑरा या जादू को लेकर सच और झूठ के बीच परिस्थितियों को परखने की क्षमता जनता में समाप्त हो गई या जनता फिर से जागृत हो गई। मसला उसके आगे का है और कल तक जो नहीं समझ पा रहे थे, आज प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संदेश में यह खुला संदेश आ गया। सरकार खतरे में है। सरकार अपने बूते नहीं है, यानी वो बीजेपी के बूते टिकी हुई नहीं है। और पता नहीं किस दिन साथ देने वाले खिसक जाएं तो उसके बाद बीजेपी की अपनी ताकत अल्पमत की है। उसके पास 240 सांसद हैं और यही उसकी असली ताकत है। जिस ताकत पे वो खड़े होकर इस देश में ओबीसी को दरकिनार कर दे, दलितों को पूछे नहीं, आदिवासियों की सुने नहीं और माइनॉरिटीज को दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर ट्रीट करती हुई नजर आए। और ऐसे में जब वो महिला सशक्तिकरण का जिक्र करे तो सवाल यह है कि इस देश की आधी आबादी अलग थलग नहीं है, वो इसी समाज का हिस्सा है। किसी की शादी हो गई है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी की मां है, कोई किसी की दादी है। यानी इस देश में आधी आबादी दरअसल इस देश के 100% उस सच के साथ खड़ी रहती है जिसको हिंदुस्तान ने आजादी के बाद से कमोवेश हर चुनाव में परखा है। इसीलिए किसी सरकार का बिल अगर संसद में गिर जाए तो वो सरकार टिक नहीं पाती है। और यह एहसास तो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे ज्यादा गहरी स्थिति में उतार चुका है। यह बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में वो हो या ना हो, लेकिन एक सच तो है कि दरअसल उनके अपने सहयोगी अगर उनके साथ कल खड़े नहीं होते तो एक झटके में यह सरकार 272 के नीचे आ चुकी होती। एक क्षण के लिए ध्यान दीजिए, कल जितने लोगों की मौजूदगी थी उसमें 230 वोट विपक्ष, यानी जिस परिसीमन का जिक्र है, जिस नारी वंदना का जिक्र करते हुए आज महिला आरक्षण का जिक्र प्रधानमंत्री ने लगातार बोलते बोलते इस देश के हर राजनीतिक दल को यह कहकर कटघरे में खड़ा कर दिया कि दरअसल हम ही हैं नारी के हित में खड़े हुए और हम ही हैं जो इस देश के रिफॉर्म के जरिए उसको कहां से कहां पहुंचा देंगे। लेकिन एक क्षण के लिए इस देश के संसद के भीतर भी झांक लीजिए और इस देश के चुनाव की हकीकत को भी आज जरा समझ लीजिए कि आखिर राष्ट्र के नाम संदेश देने की जरूरत पड़ी क्यों। कल विपक्ष को मिले थे 230 सीट। अगर उसमें टीडीपी के 16 और जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद शिफ्ट हो जाते तो यह संख्या 258 हो जाती। दूसरी तरफ सत्ता को मिले थे 298 यानी 298 सीट। अगर उसमें यही 28 सीट माइनस हो जाती तो वो एक झटके में 270 पर आ जाती। और कल सबको पता था कि यह सरकार इस विधेयक को पास नहीं करा पाएगी, यानी संविधान संशोधन नहीं हो पाएगा। जिस उड़ान पर सरकार थी वो ये मानकर चल रही थी उसकी उड़ान इतनी जबरदस्त है कि कौन इस दौर में सत्ता से टकराएगा या फिर महिला वोट के नाम पर महिला आरक्षण के खिलाफ चला जाएगा, या परिसीमन अगर उसके साथ हमने देखना शुरू कर दिया है तो फिर अब इस देश के भीतर में जो भी इलेक्ट्रोल पोल होगा, जो भी इलेक्ट्रोल मैप होगा, सब कुछ हम ही तय करेंगे। तो क्या वो डगमगा गया? जिस जादू के आश्रय चले थे उस जादू का भ्रम टूट गया? यह सवाल इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार जिक्र 140 करोड़ लोगों का होता है।
लेकिन मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, तो वो क्यों है? इसको समझने के लिए आज जरा से पीछे चले चलिए, क्योंकि इसको जब आप समझ जाएंगे तब आज राष्ट्र के नाम संबोधन की जरूरत क्यों पड़ी, तब बात और साफ होगी। दरअसल 2024 के चुनाव में बीजेपी को जितने वोट मिले थे, कांग्रेस को जितने वोट मिले थे, या सीधे कहें जितने वोट एनडीए को मिले, जितने इंडिया गठबंधन को मिले, उसके बीच में दूरी सिर्फ और सिर्फ चंद फरलांगों की है। सीधे अगर समझे तो बीजेपी को लगभग 36.56% वोट मिले थे, और अगर पूरे एनडीए को जोड़ दीजिएगा तो ये 42.5% वोट पूरे एनडीए को मिले थे। दूसरी तरफ कांग्रेस को 21.19% वोट मिले थे, और अगर पूरे इंडिया गठबंधन को जोड़ दीजिएगा तो वह 40.6% मिले थे, यानी 2% से भी कम का हिस्सेदारी थी एनडीए के पास जो सत्ता में है। और उस एनडीए के भीतर बीजेपी, जब आप उस तक पहुंचते हैं तो आप संख्या पर आ जाइए, परसेंटेज थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। बीजेपी को कुल वोट मिले थे 23,59,00,000, 23,59,00,000। कांग्रेस को वोट मिले थे 13,67,00,000। आप कहेंगे अंतर बहुत व्यापक है, बिल्कुल, लेकिन बीजेपी ने 240 सीट पर अपनी रफ्तार को थाम लिया, या देश की जनता ने उसको रोक दिया। आंकड़े चाहिए थे 272 तक के, जो उसके पास नहीं थे। और टीडीपी के पास जो 16 सांसद चुन के आए, उनको वोट जो मिले थे टीडीपी को, वो तकरीबन 1,27,00,000 थे। और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड, जिसके 12 एमपीज चुनकर आए, उसको मिले थे 80 लाख, यानी दोनों को मिला दीजिएगा तो ये लगभग 2 करोड़ वोट और हो जाते हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, जो कि इस देश की तीसरी बड़ी राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आई, उसको वोट मिले थे लगभग 3 करोड़, 2,95,00,000 ये समाजवादी पार्टी को मिले थे। टीएमसी को मिले थे 2,82,00,000। अब जब आप इस परिप्रेक्ष्य में हैं तो फिर से लौटिए जहां इस देश में 140 करोड़ लोगों के तहत प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं, उनके साथ खड़े चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी या कांग्रेस को देखते हैं, उनके साथ इस दौर में खड़े अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को देखते हैं। आप बाकी स्टालिन को भी ला सकते हैं, तमाम लोगों को साथ ला सकते हैं, लेकिन सिर्फ टारगेट अभी यही रखिए। जो कुल वोट थे वो 28,26,00,000 वोट एनडीए के थे, 28,26,00,000। और जो इंडिया गठबंधन के पास वोट थे वो थे 26 करोड़, यानी 28,26,00,000 वहां पर, और यहां पर 26,77,00,000। अंतर कितना है? यह अंतर इतना है कि उसके 5 गुना ज्यादा वोट अब 12 राज्यों में कट चुका है एसआईआर के जरिए। और आज प्रधानमंत्री इन्हीं बातों का जिक्र करने आए थे। कांग्रेस की सहमति नहीं होती है एसआईआर से, और फिर उसके बाद उन्होंने इस देश के तमाम मुद्दों को जोड़ दिया, जिन मुद्दों पर विपक्ष की सहमति नहीं, कांग्रेस की सहमति नहीं, उन मुद्दों पर भी हम आए और प्रधानमंत्री ने जो कहा उसे भी सुनाए। उससे पहले एक सच और जानिए। राहुल गांधी अपने तौर पर चाहते थे कि कल जो वोटिंग हो उसमें 250 का आंकड़ा किसी भी हालत में विपक्ष छू ले, और 250 का आंकड़ा छुआ जा सकता था। क्यों? 230 वोट तो मिल चुके थे। 230 वोट में 7 लोग नहीं आए थे जो टीएमसी के थे। टीएमसी के 28 में से 21 सांसद ही पहुंचे थे। शुरुआती दौर में टीएमसी 21 सांसद को भी नहीं भेज पा रही थी, कह रही थी सभी चुनाव में व्यस्त हैं। राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी से बातचीत की, बतलाया कि इसका परसेप्शन पूरे देश पर क्या पड़ेगा। उसके बाद 11 सांसदों को और भेजा गया जो 21 हो गए। अगर 7 सांसद और आ जाते, या फिर इसको सीधे इस रूप में समझें कि जो सांसदों की कमी थी, जो 528 सांसद पहुंचे थे, और उसके अलावे जो 12 सांसद नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि इस समय पार्लियामेंट की ताकत 540 की है,
तो जो 12 नहीं पहुंचे थे वो विपक्ष के थे, और जो सत्ता पक्ष में 2 सांसद मूव कर गए वो जगन रेड्डी के थे। यानी कैलकुलेशन ये बहुत साफ तौर पर किया गया था कि 250 का आंकड़ा हम छू सकते हैं अगर सभी की मौजूदगी आ जाए, और उसके बाद शिफ्ट भी हो सकता है। और यह शिफ्ट अगर पूरे संसद के भीतर सभी की मौजूदगी के साथ होता, यानी 540 सांसदों की मौजूदगी, और आंकड़ा अगर 270 के नीचे, तो एक झटके में यह सरकार गिरने की परिस्थिति में खड़ी हो जाती। उस दौर में अल्पमत में यह सरकार आ जाती और यह बड़ा सवाल हो जाता, यह सरकार को सत्ता में बने रहने देने का हक है या नहीं है। अब यहां से एक दूसरा सवाल होता है, इस राष्ट्रीय संबोधन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसमें जिन जिन मुद्दों का जिक्र किया गया, उन मुद्दों के आश्रय यह मैसेज चंद्रबाबू नायडू के लिए था। यह मैसेज अब नीतीश कुमार तो नहीं कह पाए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड तो कह सकते हैं। वह भी अपनी राजनीतिक जमीन को जानती है, वो जानती समझती है कि इस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, उसका अपना अतीत क्या है, और बिहार के भीतर जो राजनीतिक प्रयोग करने की ताकत है और राजनीतिक संघर्ष को पूरे देश में जगाने की ताकत है, अगर वो जागृत हो गई तो एक झटके में जनता दल यूनाइटेड के बचे कुचे सांसद पाला बदल लेंगे, वो बीजेपी में शामिल हो जाएं या फिर दूसरे, लेकिन ये पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इसमें बहुत वक्त लगेगा नहीं, क्योंकि कोई नेता सेकंड लाइन का जनता दल यूनाइटेड का है नहीं। जो है अपने आप को मानता है, वो दिल्ली में कैबिनेट मिनिस्टर बनके सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त है। और चंद्रबाबू नायडू इस हकीकत को जानते हैं। जब इलेक्शन हो रहे थे 2024 के, उस वक्त मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, उनके उम्मीदवारों को खड़ा नहीं करेंगे, इस देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होता, तमाम बातों का जिक्र बीजेपी कर रही थी। और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य के भीतर मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, सुविधाएं देंगे, क्या क्या करेंगे, सब बातों का जिक्र वो करते चले जा रहे थे। यानी लंबे वक्त तक आंध्र में रहना है, आंध्र के बाहर तेलंगाना तक जाना है, और यह सरकार बीजेपी के आश्रित होकर चल सकती या नहीं चल सकती है। जो पैसा पूंजी कलेक्ट करना है वो सब 2029 के चुनाव के लिए करना होगा। आने वाले वक्त में हम पैसा दे सकते हैं। जिस लिहाज से एक वक्त तेलंगाना के मुख्यमंत्री सोचा करते थे कि हम राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं बन सकते, हमारे पास तो खूब पैसा है, वो ढहढाकर चाय गिर गए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू डेवलपमेंट के लिहाज से, स्किल के लिहाज से, और इस देश के भीतर किस दिशा में चीजें ले जानी है, उस दिशा से वो खड़े हो सकते हैं। और 2024 में ये उस वक्त विपक्ष में किसी ने सोचा ही नहीं कि चंद्रबाबू नायडू को अगर पीएम का ऑफर कर दिया जाता तो क्या होता। उस समय नीतीश कुमार और उसके तमाम परिस्थितियों के बीच विपक्ष अटका लटका रह गया और वो समझ नहीं पाया इस राजनीति को कि दरअसल अल्पमत में बीजेपी आकर सत्ता में क्यों आ गई। आए या नहीं आए, लेकिन आज की तारीख में सवाल है, क्या यह सरकार किसी दिन भी गिर सकती है? क्योंकि अब वो किसी भी बिल को कैसे लेकर आएगी, वो अपना परीक्षण क्या करना चाहती थी कि 2024 में जो उसके साथ लोग खड़े थे उससे आगे उसका विस्तार हुआ है या नहीं हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहली बार भारत की छवि, वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हो या भारत के रेलेवेंस को लेकर हो, वो यूरोपीय कंट्रीज के भीतर हो, वो मिडिल ईस्ट के भीतर हो, वो अमेरिका के भीतर हो, ये सवाल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है कि जिस चकाचौंध तले भारत के भीतर की राजनीति अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को दिखलाती थी, अगर वह भी नहीं बचेगा तो फिर मौजूदा वक्त में सरकार के पास कौन सी चीज बचेगी। तो ऐसे में क्या आरक्षण, महिला आरक्षण का जिक्र इसलिए किया गया कि आधी आबादी हमारे पक्ष में खड़ी हो जाए, लेकिन वहां भी उसे समझ में आ गया बीजेपी की सीमा 2040 के ऊपर नहीं जा पाएगी, कभी नहीं जा पाएगी। और शायद इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, उसने दरअसल उस हकीकत को सामने रख दिया कि सरकार संकट में तो है और पता नहीं आज नहीं कल किस परिस्थिति में किस बिल को लेकर सरकार गिर जाए, तो बिल अब नहीं लाना है। और भविष्य की तैयारी जिस रूप में करनी है, जाहिर है उसमें एसआईआर की भूमिका बड़ी होगी, इस देश के इंस्टीट्यूशंस की भूमिका बड़ी होगी, लेकिन उन सब के बावजूद भी भाषण के एक हिस्से को सुनना तो चाहिए ही। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करती है। कांग्रेस
देश में घुसपैठियों को भगाने का विरोध करती है। कांग्रेस मतदाता सूची के शुद्धिकरण एसआईआर का विरोध करती है। कांग्रेस वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म का विरोध करती है। साथियों, कांग्रेस ने शरणार्थियों को सुरक्षा देने वाले सीएए कानून तक का विरोध किया। इस पर झूठ बोलकर, अफवाहें फैलाकर देश में बवंडर खड़ा कर दिया। या तो इस देश की राजनीति कमजोर हो गई है या फिर इस देश की राजनीतिक सत्ता के सामने अब भविष्य का कोई विजन बचा नहीं है। यह बात इसलिए क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, उसको अगर एक लाइन में परिभाषित किया जाए तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं है, आप हमें ताकत दे दीजिए। और उसके बाद हम वो सब कर दिखाएंगे जो हम सोचते हैं, और हमने जो सोचा है उसके दायरे में जीएसटी था, उसके दायरे में ट्रिपल कानून था, उसके दायरे में आर्टिकल 370 था, उसके दायरे में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड था, उसके दायरे में वन नेशन वन इलेक्शन है, उसके दायरे में वक्फ बोर्ड था, उसके दायरे में सीएए था, उसके दायरे में घुसपैठ था, और उसके दायरे में एसआईआर भी है। तो बचा क्या? और पहली बार जब पन्ने प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में पलटने शुरू किए तो संविधान के अपराधी हैं विपक्ष, इस देश में नारी शक्ति के अपराधी है विपक्ष और कांग्रेस, इस देश में भ्रूण हत्या कर दी गई, आरक्षण जो महिलाओं को मिलना था उसको लेकर, और सबको सजा तो मिलेगी, और जो टेकन फॉर गारंटेड लेते हैं महिला वोट मिल जाएगा, अब वो समझ जाए आज सम्मान पर चोट पहुंची है, अपमान हुआ है महिलाओं का। और इन सब के बीच अगर विपक्ष खुश है, तालियां बजा रहा है, जिसमें कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और इन सब को कहते कहते वो लोहिया को भी याद कर गए, आज उनकी आत्मा भी रो रही होगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वो भूल गए कि दरअसल बीते 12 सालों से बीजेपी सत्ता में है। 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ, 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ, 2024 में इसलिए लड़खड़ाई क्योंकि जनता का भ्रम टूटने लगा, और 2024 के बाद जो परिस्थितियां उपजी और उसमें जो धर्म की राजनीति थी वह भी अयोध्या तक में हार मिल गई। ये तमाम परिस्थितियों ने कई मैसेज एक झटके में इस देश के भीतर आर्थिक परिस्थितियों को लेकर दिए, इस देश के लोगों के सामान्य हालात कितने बदतर हो गए हैं इसको उठा दिया। हर राज्य में महिलाओं को नोट बांटना ही एकमात्र रास्ता है यह भी जतला दिया। इस देश की आर्थिक परिस्थिति और बेरोजगारी की स्थिति में हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे तो फिर मुफ्त अनाज ने उसके आगे एक और कदम रख दिया। यानी हम देने के लिए नहीं है और सिर्फ नोट छापे जाएं और उसको बांटा जाए। क्या इस परिस्थिति में देश आकर खड़ा हो गया? और ऐसे में प्रधानमंत्री ये मैसेज अपने एनडीए के साथियों को दे रहे हैं। ये मैसेज राहुल गांधी के साथ खड़े लोग जो तालियां बजा रहे थे और मकर द्वार पे खड़े होकर नारे लगा रहे थे उनके लिए नहीं है। ये अपने आप को, अपने ही लोगों से, अपने ही साथ खड़े लोगों को ये हिम्मत दिलाने की है कि लड़ते रहो, हमारे साथ बने रहो, हम में ये ताकत है। तो क्या ये जादूगर की जादूगरी इस दौर में वाकई खत्म हो चली है और पहली बार राष्ट्रीय संबोधन यानी देश के नाम संबोधन का जिक्र करके प्रधानमंत्री आए? उससे चंद घंटे पहले वो कोयंबटूर में भाषण दे रहे थे। उस भाषण में जिक्र करते हैं कि मैं राष्ट्र के नाम संबोधन में इस बात का जिक्र करने वाला हूं। यानी इस देश के राष्ट्र के नाम संबोधन और प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी पार्लियामेंट में एक बिल के आसरे ऐसी लड़खड़ा गई कि ना तो इंदिरा गांधी वाली ताकत है कि प्रिवी पर्स का बिल अगर गिर गया तो फिर हम इस्तीफा देते हैं और देश को मिड टर्म पोल में ले जाते हैं, जनता तय करे। ये 71 में हुआ था और आते हैं तो उसके बाद प्रिवी पर्स खत्म कर देते हैं। यह स्थिति इस देश के भीतर कई प्रधानमंत्रियों के सामने संकट के तौर पर उभरी है, लेकिन किसी ने भी राष्ट्रीय तौर पर ऐसा रुदन किया नहीं होगा जो आज राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री का रुदन हर किसी ने देखा, समझा और परखा भी। कांग्रेस महिला आरक्षण के विषय से ही नफरत करती है।
उसने हमेशा से ही महिला आरक्षण को रोकने के लिए षड्यंत्र किए हैं। इस दिशा में पहले जितनी बार भी प्रयास हुए, हर बार कांग्रेस ने इसमें रोड़े अटकाए हैं। इस बार भी कांग्रेस और उसके साथियों ने महिला आरक्षण को रोकने के लिए एक के बाद एक नए झूठ का सहारा लिया। ये मुश्किल हालात इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त आर्थिक क्राइसिस से जूझ रही है। युद्ध में समाये हुए दुनिया के बीच एनर्जी का संकट है। भारत के जहाजों पर भी आज होर्मुज़ रूट में गोलियां चल गई। वहां पर रेवोल्यूशनरी गार्ड ने रोक दिया। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ऐसी परिस्थितियों के बीच देश के प्रधानमंत्री चुनाव जीतने जिताने में मशगूल हैं और पार्लियामेंट अचानक बुलाकर जिस रास्ते निकलना चाहते थे वहां भी हार मिल गई। मुश्किल भी है और संकट भी है। शायद इसीलिए रायसीना हिल्स की लाल दीवारों को बदलकर सेंट्रल विस्टा में बैठने का इंतजाम तो कर लिया गया, लेकिन परिस्थितियां देश के लिए नाजुक है। यह सच तो है। सवाल अंधेरे से निकलकर उस उजियारे रास्ते को खोजने का है जहां पर अगला राष्ट्र का संबोधन कुछ ऐसा ना हो या फिर ऐसे ही होने की कहीं परंपरा ना बन जाए और हर हार के बाद जनता के बीच जाकर अपनी बेबसी का रोना रोया ना जाए। यह दरअसल राजनीतिक हार की एक पराकाष्ठा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।